हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं संदीप कुमार साइमलन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक टॉपिक का नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज जो है वो हम एक ऐसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसको आप या कोई भी जल्दी से जो है वो नहीं मान सकता। अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हम अर्थ को जिस रूप में आज देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं रही है। हम जो कॉन्टिनेंट्स आज देख रहे हैं, हम जो ओशियंस आज पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं। वो टाइम के साथ चेंज हो गए, या ये कहें कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट था और आज उसी से टूट करके आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बन गए। पहले एक ही ओशियन था, आज आप देख रहे हो कि 5 बड़े महासागर हैं, बड़े ओशियन हैं। तो कितने ही लोग इस बात पे विश्वास करेंगे, या कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट इस बात पर विश्वास करेंगे? जो भी स्टूडेंट इस चीज को पहली बार सुनता है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो सारे एक साथ रहे होंगे कभी, वो जल्दी से इस बात पे विश्वास नहीं करता, बट एक्चुअल में ये बात सच है। और सबसे पहले इस चीज को अच्छे से एक थ्योरी के रूप में बताने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर साहब थे, जो एक्चुअल में कौन थे भाई? ये थे एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट थे ये, जो कि मौसम में जो होने वाले बदलाव हैं उनको उन पर रिसर्च कर रहे थे, और अलग अलग जगह पर ये घूमते थे। जब ये अलग अलग जगह पे घूम रहे थे और मौसम में किन वजहों से बदलाव हो रहा है उस चीज को जब ये स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी देखी, कुछ एविडेंस ऐसे देखे कि इनको ये लगा कि या तो अर्थ पे ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ रहे होंगे, या फिर जो हमारी क्लाइमेट जोन है उनमें इतना ज्यादा चेंज आया है कि आज जो पहले के मुकाबले आज जो है वो बिल्कुल ही अलग परिस्थिति बनी हुई है। तो जब उन्होंने इस चीज पर आगे रिसर्च की तो ये पाया कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये सारे कहीं ना कहीं एक साथ थे पहले, और बाद में किसी वजह से ये टूट करके अलग हुए। किस वजह से टूटे, वो फोर्स कौन से हैं, और वो एविडेंस कौन से हैं जिनके बेसिस पर इनको ये लगा कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक साथ होंगे, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं भाई क्लास 11th ज्योग्राफी, चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। हमारी अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आती है वो होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये सबसे पहले एक बहुत ही कॉन्सेप्ट, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ऐसा नहीं कि पहले किसी ने ऐसी चीजें नहीं बताई, बिल्कुल बताई हैं। अगर आप यहाँ देखोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, तो आप यहाँ देखोगे कि कुछ और भी अमेरिकन, यूरोपियन और कुछ लोग रहे हैं। खास करके आप यहाँ देखो कि एक डच जो है मैप मेकर थे, जिनका नाम था अब्राहम ओर्टिलिस। उन्होंने सबसे पहले एक मैप प्रपोज किया था, जिसपे ऐसी उन्होंने पॉसिबिलिटी दिखाई थी कि जो कॉन्टिनेंट है वो सारे कहाँ रहेंगे, एक साथ रहेंगे 1596 में। लेकिन वो उन चीजों को प्रूव नहीं कर पाए, वो कुछ एविडेंस नहीं दे पाए। ठीक है, तो उनकी बातों पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। उनके बाद फिर एंटोनियो फिलिगरी एक और जो है वो अ, लेकर के आए अपना एक कॉन्सेप्ट जो है, उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर दिखाए कि 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो उन्होंने एक मैप ड्रॉ किया एक्चुअल में, उस मैप पर 3 कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने एक साथ दिखाया। तो लेकिन फिर भी वो भी जो है वो डिटेल में उन चीजों को नहीं बता पाए। उसके बाद जो अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट रखा सामने, और उस आर्गुमेंट का नाम उन्होंने रखा द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले कि ये थ्योरी कब दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी 1912 में। 1912 में इस थ्योरी को दिया गया था, द थ्योरी इन 1912। किसके रिगार्डिंग दी गई थी? रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये थ्योरी दी गई थी। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू वेगनर, कि वेगनर ने उस टाइम पर जो ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई
ये जो अर्थ है ना इस तरह की थी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या था भाई, एक पेंजिया था। पेंजिया क्या है, देखो यहाँ पे आप देखोगे, दी सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम पेंजिया, यानी ये एक सुपर कॉन्टिनेंट है सबको मिला करके, इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। ठीक है, देन उसके बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, आपको और अच्छे से दिखाई देगा ये। हाँ, तो ये जो है अल्फ्रेड वैगनर भाई साहब को एक साइड कर देते हैं, आपको पता चल गया 1912 में थ्योरी दी गई थी। ये कौन थे, ये आपके जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन के। तो इनको साइड में कर देते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे किस पर, इन पर। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि पेंजिया था एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और इसके चारों ओर वाटर बॉडी थी, एक पूरा जो एक सुपर मेगा ओशियन, सुपर नहीं मेगा ओशियन। उस मेगा ओशियन को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंथेलासा, उन्होंने नाम दिया पेंथेलासा। ठीक है, अब दो नाम हो गए, ये तीन, एक और नाम है क्या, तेथीज। क्या नाम है भाई, तेथीज, जो एक बीच में, कहां पर, ये यहां से एरो जाएगा, यहां से। हाँ, ये जो बीच में एक उथला सा सागर था, किसके, यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, सेम ये यही है। तो ये जो था, ये एक उथला सागर था जिसका नाम था तेथीज। तो तीन चीजें उन्होंने बताई कि जब इन सब की शुरुआत उन्होंने की कि भाई अर्थ पहले ऐसी थी, तो उन्होंने बताया कि एक था पेंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट, इसके चारों ओर क्या था भाई, जो मेगा ओशियन था उसका नाम था पेंथेलासा, और एक उथला सागर बीच में जिसका नाम था तेथीज। ये तीन चीजें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने उसके बाद क्या बताया, उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में कि भाई ये जो पेंजिया था ये ब्रेक हो गया दो हिस्सों में। पहले ये दो हिस्सों में बटा, कौन कौन से, एक लारेशिया और एक गोंडवाना लैंड, दो हिस्सों में ये बट गया, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। फिर उसके बाद फर्दर लारेशिया से अलग होकर के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे जो है वो कॉन्टिनेंट्स बने। उसके बाद फिर नीचे कौन था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से बने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया का पार्ट, साउदर्न इंडिया का पार्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये कितने बने भाई, ये पांच जो है वो कॉन्टिनेंट बने, और ऊपर आपके कितने हैं, तीन हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये पार्ट जो है अलग होकर के किनसे किनसे बने ये भाई, ये बने लारेशिया से ये तीन कॉन्टिनेंट, और गोंडवाना लैंड से ये पांच कॉन्टिनेंट बने। बाद में क्या हुआ, फर्दर ये जो मूवमेंट होती रही, तो ये क्या हो गया भाई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, यूरोप और एशिया ये यहाँ पर, और इंडिया का जो ये पार्ट था ये ऊपर चला गया, ऊपर कहा, यहाँ जाके मिल गया, तो ये यहाँ पहुंच गया, ये इंडिया हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इधर से यहाँ, और अंटार्कटिका बिल्कुल ही नीचे, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया। तो ये सारे कॉन्टिनेंट जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थ टुडे, यानी कि आज के टाइम पे आपको ये कॉन्टिनेंट इस तरह की अर्थ दिखाई देती है जिसपे अलग अलग कॉन्टिनेंट है और फिर ओशियन है। बट एक्चुअल में ये शुरुआत यहाँ से हुई थी, जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। अब बात आती है, अल्फ्रेड वेगनर ने ये सब चीजें बताई, तो इसके एविडेंस क्या है, हम ऐसे ही थोड़ी मान लेते हैं कुछ, तो कुछ एविडेंस देने पड़ते हैं। बिल्कुल उस टाइम पर भी, जब 1912 में, इस एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, कि ये थ्योरी 1912 में दी गई थी, बट इसको 1924 में, 1924 में, ये ध्यान रखना, 1924 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ये थ्योरी दी। बहुत सारे लोग उस टाइम पर इस पर फोकस नहीं कर पाए लैंग्वेज की वजह से, लेकिन जब इसको 1924 में, 1924 में जब इंग्लिश में इसको अनुवादित किया गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया, और लोगों ने फिर आर्गुमेंट करने शुरू किए। बहुत सारे लोगों ने इनके फेवर में आर्गुमेंट किया कि हाँ ये बंदा कुछ ठीक कह रहा है, हम इसे एग्री करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इससे एग्री नहीं करते, हमें कुछ हमारे क्वेश्चन है उनके आंसर करने पड़ेंगे, फिर हम उसको मानेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या थे, वो थे एविडेंस को लेकर के। तो फिर इनसे एविडेंस मांगे गए, एविडेंस, यहां पर एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एविडेंस किसने दिए भाई, अल्फ्रेड वेगनर ने ही दिए। अपनी थ्योरी जब दी तो लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आपने इतनी कहानी जो सुना दी, इस कहानी का आधार क्या है, कैसे मान लें हम। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ एविडेंस हैं जिनके बेसिस पे मैं ये चीजें कह रहा हूं। तो एविडेंस क्या थे, पहला एविडेंस उन्होंने क्या बताया,
द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिग्सॉ फिट जिसको कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इन कॉन्टिनेंट्स को एक साथ हम सटाते हैं, यहाँ पर आप देखो ये हिस्सा यहाँ पर बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है, ये चीज यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, और फिर जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो स्पेस होगा उसमें ये एडजस्ट हो जाता है, ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और ये इसके साथ एडजस्ट होता है। यानी ये सारे आपस में क्या है, एडजस्ट हो जाता है। जिग्सॉ फिट बोला उन्होंने, क्या बोला, जिग्सॉ फिट। ठीक है, तो जो शोरलाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन फेसिंग ईच अदर हैविंग रिमार्केबल एंड अन मिस्टेकेबल मैच, यानी कि ये बिल्कुल ही एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा लगता है एक ही पेपर से अलग, एक पेपर को फाड़ देते हैं तो जब हम उसे देखते हैं कि हाँ भाई इनको तो एक साथ हम एक ही पेपर के दो हिस्से हो सकते हैं, ये तो सेम ऐसे ही ये भी देखने से लगते हैं कि एक ही लैंड के दो हिस्से हैं। तो पहला एविडेंस उन्होंने ये दिया। सेकंड एविडेंस उन्होंने क्या दिया, सेकंड एविडेंस उन्होंने दिया रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस दी ओशियन, कि उन्होंने कहा कि जो ओशियंस के दोनों तरफ हजारों किलोमीटर दूरी पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं आज के टाइम, वो उनकी जब रॉक्स को स्टडी किया गया तो वो एक सेम टाइम की निकली हैं, एक जैसी निकली हैं, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज निकली हैं। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये रॉक्स जो है वो एक साथ एक ही जगह पर बनी होंगी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एविडेंस उन्होंने क्या दिया, नेक्स्ट एविडेंस उन्होंने दिया लाइट्स, क्या कि कुछ ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स उन्होंने मिली, जब उनको लैब में ले जाकर के उन पे स्टडी की गई तो उन्होंने देखा कि जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल ही एक जैसी हैं। ठीक है, यानी कि वो सेम एज की, सेम टाइप की, सेम फॉसिल्स उनके अंदर मिल रहे हैं। इतनी दूर दूर होने के बाद, 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस होने के बाद भी वो उस तरह की चीजें कैसे हो सकती हैं एक साथ। ठीक है, खास करके गोडवाना सिस्टम की जो लैंड है, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया, द गोडवाना सिस्टम्स ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन एज हैव टू काउंटरपार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये जो 6 अलग अलग लैंड मास थे जो आज भी जहां पर मिलते हैं, यानी कि गोडवाना लैंड के जो पार्ट थे, 5 कॉन्टिनेंट का हमने आपको दिखाया, वहां पर सेम टाइप की रॉक्स जो है वो मिलती हैं। इवन जो डिपोजिशन वहां पर मिलते हैं अलग अलग जगह पर, वो सारे भी एक जैसे ही लगते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, प्लेजर डिपॉजिट उन्होंने बताया। प्लेजर डिपॉजिट में क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया कि जो गोल्ड डिपोजिशन है, खास करके घाना कोस्ट का उन्होंने जिक्र किया। घाना कोस्ट पर जो गोल्ड डिपोजिशन है, सेम एज सेम टाइप का डिपोजिशन मिलता है ब्राजील में, इन ब्राजील, ब्राजील के अंदर। तो ये जो दोनों ही गोल्ड डिपोजिशन है बिल्कुल एक जैसे हैं, एक टाइम के हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो, अब अगर मैं ये कहूं कि घाना और ब्राजील आप कहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, घाना का कोस्ट है और यहाँ पर ब्राजील का कोस्ट है। तो ये दोनों ही जगह पर बिल्कुल एक जैसे गोल्ड डिपोजिशन मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि कभी ये दोनों साथ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने एविडेंस दिए। उसके बाद फिर फॉसिल का एविडेंस दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्या एविडेंस दिया उन्होंने भाई, यहाँ पर आप देखो इसको हम छोटा कर देते हैं, ये हमने समझ लिया, छोटा करते हैं। अब सोशल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ देखो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन पर जो एनिमल्स मिलते हैं, जो एनिमल के रिमेनिंग पार्ट है, फोसिल्स हैं, कहीं पर राइनोसोर्स हैं, कहीं पर आपके जो डायनासोर वगैरह हैं, जो आपके जुरासिक एज की जो टाइम पर डायनासोर बताए जाते हैं, उनके फोसिल्स हैं, चाहे वो फिर आपके जो प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के, उनके फोसिल्स हैं। ऐसे एनिमल, ऐसे प्लांट्स जो पानी में नहीं सरवाइव कर सकते, उनके जो है वो फोसिल्स मिले हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक ही तरह के, कहां पर, साउदर्न अमेरिका में भी, फिर अफ्रीका का कुछ रीजन है वहां पर भी, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो प्लांट्स के फोसिल्स हैं वो मिले हैं। देन अब इतनी दूर कोई कैसे ट्रेवल करके जाएगा, एनिमल खास करके अगर हम बात करें, जो कि पानी में नहीं सरवाइव कर सकते, जो नहीं तैर सकते, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तैर करके नहीं पार कर सकते, तो वो कैसे जाएंगे इतनी दूर। तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है ये साथ हो,
तो इन्हीं एविडेंस के बेसिस पर अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिर बात आती है कि भाई ठीक है, आपने बता दिया कि अलग अलग जगह पर जो है वो इस तरह की चीजें मिली हैं, कि आपको लगता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ होंगे। तो अब हमें ये बता दो कि कौन सी ऐसी ताकत आ गई, कौन सा फोर्स आ गया कि इन इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को तोड़ करके अलग कर दिया, यानी कि फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। यानी अब ये पूछा गया उनसे कि भाई साहब ये बता दो कि ये इतने भारी भरकम कॉन्टिनेंट्स को कौन तोड़ के ले गया अलग अलग जगह। ठीक है, तो फिर क्या बताया गया, उन्होंने कुछ और एविडेंस दिए, एविडेंस नहीं कहूंगा, फोर्स उन्होंने सजेस्ट किए कि कौन से ऐसे फोर्स रहे होंगे। तो उन्होंने अपने तरफ से दो इंपॉर्टेंट फोर्स की बात की उन्होंने। ठीक है, यहां पर भी आप देख पाओगे क्या था। एक तो उन्होंने कहा कि जो डिपोलर फिलिंग फोर्स, सॉरी, उन्होंने देखो फर्स्ट ये कहा डिपोलर फिलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और दूसरा उन्होंने कहा द सेकंड फोर्स दैट वाज सजेस्टेड बाय द वैगनर, द टाइडल फोर्स। तो ये दो फोर्स उन्होंने बताया। देखो यहाँ पर टाइड्स वगैरह आती हैं, जो मेगा ओशियन था उसमें जो पानी था उनमें क्या थी भाई, एक बार सन और मून के अट्रैक्शन से पानी बाहर की तरफ निकलता है हाई टाइड, और एक बार पीछे हटता है लो टाइड। तो उन्होंने कहा कि जो टाइड्स थे ना, इनकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, बिखर गए, टूट गए। दूसरा फोर्स उन्होंने क्या बताया, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, किसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रही है, तो उस रोटेशन की वजह से जो है वो उन कॉन्टिनेंट्स पर सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लग रहा था। यानी जब हम कोई भी चीज, हम बचपन में कभी अगर आपने खेला हो, एक रस्सी पर हम बीच में वो ढक्कन लगा करके और ऐसे घुमाते थे, तो क्या होता था, वो रस्सी ऐसे सेंटर से बाहर की तरफ जाएगी, है ना। तो सेम है, उन्होंने कहा कि जब अर्थ घूमती है तो सेंटर पर जो है वो क्या है, प्रेशर आता है बाहर की तरफ, और ये कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, खिसक जाते हैं। तो उन्होंने ये दो फोर्स उन्होंने बताए, पोलर फिलिंग फोर्स, और एक बताया उन्होंने सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये दो उन्होंने सुजेस्ट किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसको एग्री नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने एग्री किया कि भाई ठीक है, हम इनसे सहमत हैं, मानते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो जियोलॉजिस्ट थे, ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने इसको एग्री नहीं किया, और वो लग गए अपनी रिसर्च में। यानी कि अब एक क्या मिल गया, एक टॉपिक मिल गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर अब बहुत सारे लोग रिसर्च करेंगे, बहुत सारी अलग रिपोर्ट आएंगी, बहुत सारी अलग थ्योरी आएंगी, और उन सब थ्योरी को फिर नाम दिया गया भाई क्या, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी। यानी कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छेड़ दिया किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। अब बाकी लोग उस पर रिसर्च करेंगे और फिर वो रिपोर्ट हमारे पास आएंगी पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी के रूप में। और उसमें फिर क्या है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी है भाई उसमें, फिर उसमें मैपिंग ऑफ द सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी है, फिर उसके बाद उसमें ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी ओशन का फ्लोर कैसा है, कैसे ये काम करता है। फिर आपका क्या आएगा भाई, आपका जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर सेपरेटिंग, हाँ यहाँ पर ये थ्योरी आती है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक थ्योरी और आती है जिसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सब थ्योरी आती हैं किसके बाद, अल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रिसर्च करके लेके आते हैं, इन सबको हम स्टडी करेंगे। आज सिर्फ हम अल्फ्रेड वेगनर के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको पता चला होगा कि अल्फ्रेड वेगनर एक जो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था, जो मौसम के बारे में अलग अलग जगह जानकारी इकट्ठा कर रहा था, उसे कुछ ऐसी चीजें पता चली कि उसने एक इतनी बड़ी थ्योरी जो है वो लोगों के सामने रखी, और उस थ्योरी से फिर क्या हुआ, लोग लग गए रिसर्च में कि आगे हम जो है वो अलग से कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए, यानी कि एक्चुअल में क्या चीज रही होंगी वो चीज वो निकाल करके लेके आए। तो फिर बाद में बहुत सारी थ्योरी आएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।